देश सेवा। आप देश सेवा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग जब इस चीज़ की तैयारी करते हैं तो अक्सर आते हैं बिना प्रिपरेशन के, क्योंकि ये धीरे धीरे थॉट डेवलप होता है। ये हकीकत है, कोई पहले से नहीं जानता है। लेकिन आपको कुछ मामलों में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं बिल्कुल वेगनेस के साथ, मुझे देश सेवा करनी है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब वो सेलेक्टर्स होते हैं वो आपके व्यू को देख रहे होते हैं। आप जब बोलते हैं, बात करते हैं, कुछ भी बताते हैं, वो आपके उस स्टेटमेंट के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। आप सोचिए कि देश सेवा करना चाह रहे हैं आप, या आप एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनकर एक मास स्केल पर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही क्लियर हो। अगर गोल क्लियर होगा कि आपको करना क्या है, विजन क्लियर है आपका, अगर विजन आप देख पा रहे हैं कि मुझे यहां जाना है, तो रास्ते जितने भी जिगजैग होंगे लेकिन आप पहुंच जाएंगे वहां तक। लेकिन अगर वो वेग है तो डेफिनेटली आपका रास्ता कभी इधर होगा, कभी उधर होगा, बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन उसका आउटपुट जो निकलना चाहिए उस पढ़ाई का, वो नहीं होगा। क्योंकि एक बात बताइए, वाई समटाइम्स इट टेक्स टू मच टाइम। अक्सर आप देखते होंगे कि जो तैयारी लोग शुरू करते हैं, तैयारी का फेज बहुत लंबा होता चला जाता है। धीरे धीरे लोग आते तो हैं एक इंथो के साथ कि आए हैं, अगला होगा, उसमें मेरा हो जाना है। लेकिन धीरे 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 ये तैयारी का दौर जो है बढ़ता चला जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण समझें? क्या हम ये समझें कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है? ये मैं तो नहीं समझ सकता। या ये समझें कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, रिक्वायर्ड मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है मेहनत करने की? ये समझूं? ये भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बिहार के लोग या कहीं के भी लोग जो सिविल सर्विसेज के फील्ड में आते हैं तैयारी करने के लिए, वो अपना 100% देते हैं, मेहनत पूरा करते हैं। अब जब अगर आप मेहनत कर रहे हैं पूरा, तो फिर मेहनत का आउटपुट क्यों नहीं, रिक्वायर्ड मेहनत आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है? आप मेहनत कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, लेकिन क्या रीज़न है कि वो सफलता नहीं मिल रही है? केवल हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रिजल्ट के नाम पे साइफर। अगर इसका रूट काउज अगर मेरे से पूछा जाए, जो मैंने आज तक देखा है, देखिए एक सबसे बड़ा कारण है डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स पढ़ते तो हैं लेकिन डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं। लगातार पढ़ाई हो रही है, 3 दिन बहुत जमकर पढ़ाई की, 4 दिन बहुत जमकर पढ़ाई की, लेकिन 5वें दिन से बहुत पढ़ लिया यार, अब छोड़ते हैं, अब 2 दिन आराम करते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। जो ये एटीट्यूड डेवलप होने लग जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला एटीट्यूड, तो होता क्या है कि आप कभी भी किसी एक गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो पहला आपको डिसिप्लिन्ड होना है इस तैयारी के दौरान। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक कि आपका हो नहीं जाता है तब तक आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। हर दिन अगर 6 घंटा आपने सोच लिया है तो उसे एनी हाउ कंप्लीट करना है। एक टेस्ट पेपर अगर हर दिन लगाने का सोच लिया है तो हर दिन लगाना है। एक क्वेश्चन हर दिन लिखना है तो लिखना है, बिना लिखे सोना ही नहीं है। और सब चीज सेकेंडरी होगी, प्रायोरिटी मेरा क्लियर होना चाहिए कि ये प्रायोरिटी है मेरा कि मेरा ये टेस्ट निकलना चाहिए, ये पेपर इस बार निकलना चाहिए। 67th आप लोग दे ही रहे होंगे इस बार जो होने वाला है। तो इसके लिए आपकी तैयारी अभी भी है समय, 15 से 20 दिन है समय। इसमें भी चाहें तो आप पॉजिटिव आउटकम ले सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजिकली तैयारी आप लोग करते हैं तो बिलीव मी आप लोग अभी भी रिजल्ट ले सकते हैं, लेने वाले लेते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए जो दिक्कत आती है
प्रॉपर स्ट्रेटेजी की। देखिए बात वही है, केवल मेहनत से कुछ नहीं होता है। और खास करके आजकल का दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ अगर आप पहले जमाने वाली तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। क्योंकि यहाँ हर चीज स्ट्रेटेजी के साथ लोग आंक रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि मैं अगर इतनी पढ़ाई कर रहा हूं तो इसका कितना आउटपुट आ रहा है, उसे तुरंत पता चल रहा है। आप टेस्ट सीरीज देते हैं ऑनलाइन, 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको तुरंत आउटकम मिल जाता है कि आपने केवल 56 क्वेश्चन सही किए हैं और 30 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। आपको तुरंत पता चल जा रहा है, ये एनालिसिस आपको तुरंत मिल जा रहा है। और यहीं से आपको एक और एनालिसिस मिल रहा है कि आपने किस सेगमेंट को सही किया है और किस सेगमेंट में आप वीक रह गए। पॉलिटी आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, इजी लगता होगा, रटना है और तो कुछ करना नहीं है, रटने वाला पेपर है, ऐसा सोचते होंगे। जनरली ऐसा सोच बन जाता है क्योंकि जो लूसेंट पढ़ते हैं, जनरली इन सब चीज़ों की तैयारी के लिए लोग लूसेंट को फॉलो कर लेते हैं। तो लूसेंट में होता है क्या, वो केवल मगिंग करने वाला काम है, रटने वाला काम है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या है, आप रट लिए, पेपर प्रीलिम्स वहाँ से आप देखते हैं कि आपका हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप मेंस के पेपर को देखते हैं, कभी मेंस के पेपर को आप लोगों ने देखा है, वो इतना एनालिटिकल होता है, वो पेपर इतना एनालिटिकल होता है कि जब आप उसे सॉल्व करने जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि बिना डेप्थ नॉलेज के, एक जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए एक ऑफिसर का, वो बिना डेप्थ नॉलेज के आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहां वो आपसे आपकी राय मांगता है। आप बताइए इस बारे में आपका क्या कहना है, रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अब आप बताइए। अब आपके पास सारे फैक्ट्स होने चाहिए सबसे पहले, जिस बेसिस पर आप अपना जजमेंट देंगे। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन सा डिसीजन आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तब तो जाकर के आप वैलिड ऐसा जवाब देंगे जो एक मायने रखेगा, उसे काटना मुश्किल होगा। तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है। और तीसरी बात है कि प्रॉपर जो आपका होता है एक मेंटोरशिप। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है आज के डेट में, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है टेक्नोलॉजी के आने से। अब इतना समय नहीं रहता है, पहले होता था कि हर चीज़ 2 दिन के बाद होती थी। सरकारी ऑफिस में ही अगर कोई फाइल बढ़ता था तो सिग्नेचर हुआ, पता था कि 4 दिन में तो वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से रिटर्न आने में 8 दिन लगते हैं, रिप्लाई आने में। आज की डेट में व्हाट्सएप पे सारा काम हो रहा है। डीएम तुरंत आपको एक व्हाट्सएप करेगा, शाम में 5 बजे मीटिंग है और आपको यहाँ प्रेजेंट होना है तुरंत। 3 बजे आपको नोटिस मिला, 5 बजे आपको अटेंड होना है वहाँ पे। इस तरीके से काम हो रहा है आज के डेट में, फास्ट हो गई है दुनिया। तो यहाँ आपको एक मेंटोर बहुत ज़रूरी है जो आपकी हर गलतियों को बताए कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों पर आप थोड़ा सुधार कर लें तो ये आपका रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए मेहनत तो आपको ही करनी है, और इस उम्र में जहाँ हम सब मैच्योर बैठे हैं, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है। यहाँ केवल गाइडेंस की बात होती है कि कौन किसको कितना बेहतरीन गाइड कर सकता है। और ये गाइडेंस आपको वही दे सकता है जो इस फेज से गुजरा हो, जो आपकी हर जरूरतों को समझ रहा हो, क्योंकि वो भी वहीं कल दिन बैठा था। वो हर गलती से अपने अनुभव का निचोड़ आपको देगा कि ये मत करना, बस ये कर लो, इससे हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, इसलिए इन 3 चीजों पर आपको बहुत ही फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, अब इसका सही तरीका क्या होना चाहिए। तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, तो इस तैयारी का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहला कि इस रूल को आप फॉलो करेंगे। किसी भी कोर्स को अगर पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो सबसे पहले उसका सिस्टमैटिक वे में स्टडी करेंगे आप, ठीक है।
सिस्टमैटिक वे में कहने का मतलब है, मान लेते हैं लेट्स से अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी का आप सारा टॉपिक एक साथ सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइमेट किसको कहते हैं, मानसून क्या है, लोकल विंड्स क्या है, ट्रेड विंड्स क्या है, क्या मानसून एक लोकल विंड है या एक ट्रेड विंड है, ठीक है। ये आपने एक सिस्टमैटिक अध्ययन किया अपने एक टॉपिक का। उसके बाद आप इसे कंपेयर करेंगे, मानसून इंडिया में है, क्या ये कहीं और भी है, ये मानसून हवाएं जो है कहीं और भी चलती हैं, इसके इम्पैक्ट कहीं और भी होते हैं क्या। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं मानसून के बारे में उससे हम इकोनॉमी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। मानसून मतलब बारिश से संबंध है इसका डायरेक्ट, जो हमारे देश में ये जो बारिश होती है, ये मानसून जो आपका आता है केरल के तरफ से, एक विंड आपका सीधा इधर जाता है, ठीक है, अरब सागर की जो खाड़ी है, और एक बे ऑफ बंगाल वाला जो विंड आता है ये आपका अंदर जाता है, और एक नॉर्थ ईस्ट जाता है, और ये घूम करके आपका इधर से आता है, ठीक है। ये पूरे देश में बारिश का काम करता है, बारिश का। अब ये बारिश से क्या मतलब आप समझ रहे हैं, क्या वही वर्षा बाढ़ बस इतना ही? नहीं, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियन इकोनॉमी पे कैसे? क्योंकि एग्रीकल्चर टोटली जो है हम लोग का अभी भी डिपेंडेंट है बारिश पर। अगर मानसून सही नहीं हुआ तो क्या होगा? कृषि खराब हो जाएगा, एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ज़्यादा। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी सीन में आएगी कि अभी का सिनेरियो कैसा है, इंपोर्ट के लिए कैसा है सिनेरियो। अगर आप ज़्यादा गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास क्रंच है, आपके पास इतना बफर स्टॉक नहीं है। और वहीं आप अगर हंगर इंडेक्स को देखते हैं तो हंगर इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है पता है? 101 रैंक है। आप सोच के देखिए, मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन होता है भारत में गेहूं चावल का, बावजूद इसके 130 करोड़ जनसंख्या है, हम लोग उससे प्रॉपर अनाज दे नहीं पा रहे हैं। न्यूट्रिशन की कमी है, लोग कुपोषित हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं और फिर वैसी ही दुर्लभ जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो इन सब का रिश्ता फिर देखिए आप मानसून से जोड़ पा रहे हैं, देख रहे हैं? और इसी को कहते हैं अप्लाइड, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के डेट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट पूछता भी है लेकिन वो रिक्वायर्ड आंसर आपसे चाहते हैं कि वो आप अप्लाइड सीन में दें, कि मानसून का डिफिनेशन भी बताएं, लेकिन उसके साथ साथ आप बताएं कि इसका कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए सिंपल है, अगर पूछा जाए आपसे आपका नाम क्या है, आप शुभम बताएंगे, लेकिन वहीं पूछा जाए आप अपने नाम को कैसे जस्टिफाई करेंगे, अब क्वेश्चन बहुत गंभीर हो गया है, समझ रहे हैं? बहुत गंभीर हो गया है। आप अपने नाम को कैसे जस्टिफाई करेंगे, या फिर इंटरव्यू में सबसे सिंपल क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं इंटरव्यूअर, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या लगता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबसे कठिन सवाल है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो वो सबसे पहले आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके वर्ड्स में, और वो सबसे क्रिटिकल होता है। वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप अपने बारे में कितना जान रहे हैं। तो जो क्वेश्चन जितना सरल दिखता है, छोटा दिखता है, दरअसल सबसे टेढ़ा वही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे आगे चल के। और दूसरा हम लोग को देखना है कि तैयारी के फेज में देखिए होता क्या है कि दुर्भाग्य ये है बीपीएससी का या जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, इसका ये है कि प्रीलिम्स और मेंस का जो आयाम होता है ना, बहुत ही वेग है, अलग अलग है। प्रीलिम्स अगर आपसे फैक्चुअल डिमांड करता है, डेटा का डिमांड कर रहा है, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल है, वहाँ प्रीलिम्स भी आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अब रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं, लेकिन अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो ये लोग फैक्चुअल पे, प्रीलिम्स फैक्चुअल है, ठीक है।
और मेंस आपका कंप्लीटली एनालिटिकल है। तो आपको यहाँ एकदम अलग अलग शिफ्ट है। प्रीलिम्स के लिए अलग तैयारी का स्ट्रेटजी होगा, मेंस के लिए बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी होगा। प्रीलिम्स में आप डेटा इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, लेकिन मेंस के केस में आप नॉलेज और विजडम की बात करते हैं, आप अप्लाइड करने की बात करते हैं। जैसे सपोज हम कहते हैं, आप CRR के बारे में जानते हैं, इकोनॉमी का एक सेगमेंट उठाते हैं बैंकिंग का, CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, RBI कहती है। RBI क्या क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? जो NDTL का एक छोटा अमाउंट होता है, 4% 5% अभी जो भी है, वो RBI के पास रखना पड़ता है बैंक को, ठीक है, ताकि कभी भी अगर मुश्किल स्थिति आए, बैंक दिवालिया घोषित होने लग जाए या उसके पास कैश का कमी हो जाए, तो RBI सपोर्ट कर सके मार्केट इकोनॉमी को, ठीक है। इस मान लेते हैं अभी ये 4% है, ये आपके पास एक डेटा है, ये याद करने का डेटा है कि अभी कितना CRR कितना है, अभी प्रेजेंट में 4% है। एक और हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि CRR कौन डिसाइड करता है? RBI करता है। ये आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन अब हम कहते हैं कि ये नॉलेज विजडम में कब कन्वर्ट होगा? जब आप ये समझ पाएं कि ये CRR कैसे, इसका मैसिव स्केल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये 4% अगर RBI अपने पास रखती है, ठीक है, मान लेते हैं बैंक के पास 100 रुपये है, जिसमें से 4% ये अपने पास RBI रखती है। इसका मतलब क्या है कि 96 रुपीज जो रेस्ट बचते हैं, बैंक इसी को मार्केट में फ्लो कर सकती है, ठीक है। अगर सपोज RBI 4% से 4.5% कर देती है, 0.5 बेसिस पॉइंट बढ़ा देती है CRR को, इसका मार्केट इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? लोनेबल फंड जो है वो कम हो जाएगा। ये देख रहे हैं 95.5 रुपीज हो जाएगा, यानी कि बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। वो मार्केट में अब जो है लोगों को लोन कम देगी या हायर इंटरेस्ट रेट पर देगी। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी हर चीज की, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? बिजनेस कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट कम हो रहा है। मार्केट में डिमांड क्योंकि कम हो गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, डिमांड कम है, लोग कम खर्च करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है, नौकरी किसी को नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। एक सोचिए, ये 4% से अगर 4.5% कर दे, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पर। यह है सोचने का तरीका, आपको इसी को डेवलप करना है। और ये तभी होगा जब आप किसी चीज को लगातार आप एकदम अटेंटिव होकर के आप या तो क्लास ले रहे हैं और आप खुद पढ़ रहे हैं बिल्कुल अटेंटिव तरीके से, और अप्लाइड वे में हर तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। सोच पर किसी का पाबंदी नहीं है। क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। आप जितना क्वेश्चन करेंगे उतना बेहतर है, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि क्या इसका आंसर हम खुद से पहले कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को खुद से ढूंढते हैं ना, तो आप गिरते हैं एक दो बार, गलत समझते हैं, लेकिन होता क्या है कि उस दौर में आप बहुत ही मैच्योर हो जाते हैं। जो काम आप खुद से कर रहे होते हैं उसमें मैच्योरिटी आपको बहुत जल्दी आती है। डेक्स्ट्री जो होता है, जो एक परफेक्शन बोलते हैं जिसको, धीरे धीरे जो आता है, वो काम करने से आता है। आप एक ही चीज सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है, कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है, इतने सारे डिस्कशंस होते हैं, तो इसका इंपैक्ट कैसे होता है, ये आप जब तक सोचेंगे नहीं खुद से, तब तक कोई आपको बताएगा, लिखा सकता है, लेकिन उस लिखाने से आपका वो इंसाइट डेवलप नहीं करेगा जो आपको एग्जाम में जरूरत है। क्योंकि एग्जाम में मेरा लिखाया या किसी भी टीचर का लिखाया वो आप वहां टीप नहीं पाएंगे, क्योंकि सेम चीज तो आता भी नहीं है। और देखिए, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है, आपको यहाँ केवल पास करना है। कट ऑफ से ऊपर अगर आप 0.5 ही मार्क्स से क्यों नहीं है, काफी है।
मेन जो डिसाइडिंग होगा वो आपका मेंस होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा मेंस को फोकस करना है और सबसे पहले आपको अपनी पर्सनालिटी को हर दिन बिल्ड करना है, हर दिन। आज आप तैयारी करने बैठे हैं, लेकिन आपको सोचना हमेशा ये है कि आई एम एन ऑफिसर। हमेशा पहले सोचिए, खुद से बोलिए दैट आई एम एन ऑफिसर। तो उसके बाद आपके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, हंसने का तरीका, किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने का एक व्यू ही बदल जाएगा। एक मेजर शिफ्ट आप अपने अंदर पाएंगे, मेहनत करने का जज्बा बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको खुद से देखनी है और खुद में अपने अंदर आज से चेंज लाना है, क्योंकि जब आप खुद में चेंज लाएंगे चीजें धीरे धीरे बदलती चली जाएंगी, ठीक है। देखिए, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट का जो आपका एक सिलेबस होता है, तो उसमें वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो करते हैं कि मेंटल कैलिबर कितना है, मेंटली आप कितने फिट हैं। अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है तो जो इंटरव्यूअर पैनल होता है वो क्या देखता है, कितना फिट है फिजिकली प्लस मेंटली, कितना रिजिड है। मतलब कोई अगर एक ऑर्डर दे दिया गया तो वो उसको किस हद तक फॉलो कर सकता है, कितना अलर्ट है, ये सारा कुछ आप में देखा जाएगा। इसके बाद देखिए, पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अ करियर इन पब्लिक सर्विसेज। अब पब्लिक सर्विसेज में बहुत सारी आपके चीज़ों को देखा जाता है कि आप कितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, आप किसी तरीके का प्री कंसीव नोशन तो नहीं रखते हैं, जिसको पूर्व धारणा कहते हैं, आप कहीं वो तो नहीं रख के चल रहे हैं। जैसे सपोज एक छोटा सा बात है कि लड़कियां जो हैं ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती हैं या ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकर नहीं होती हैं, ये आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये सब देखिए, बोलना और आपके बिहेव से या आपके बात करने के बाद से, अंदाज से ये पता चलने लग जाता है। जब कोई आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू पैनल आपसे बात करने लग जाएगा तो धीरे 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 आपके ही मुंह से चीजें निकलने लग जाएंगी जो जुड़ती चली जाएंगी। आपने अपनी बहन को कितनी क्लास तक पढ़ाया है, ठीक है, आप उनकी पढ़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों का आंसर आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है या नहीं, वो खुद ब खुद पता चल जाता है। जैसे कि आप अगर मान रहे हैं कि वुमेन जो हैं अच्छी होती हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप अपने घर में भी वो मौका दे रहे होंगे। अगर आप वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझें? नजरिया की बात है। तो इसी स्टैंड को ये लोग देखेंगे, जज करते हैं आपको। इसीलिए अपने आप को हमेशा हमेशा अलर्ट रखना है। आपको आज के डेट से ही देखिए, तैयारी इसकी जो होती है यूपीएससी की और सिविल सर्विसेज की, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहले प्रीलिम्स जो मोड है, उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन इसका तैयारी का फेज बिल्कुल अपोजिट होता है। आपको सबसे पहले खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद पर और खुद के विचार पर। ये दोनों जिस दिन बनने लग गए, जो कि हैबिट से होंगे, आपको हैबिट डालने पड़ेंगे, ये दोनों जैसे ही बनने लग गए, ये जैसे ही होगा आप सीधा अंदर हो जाएंगे, सीधा अंदर हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य जो मैं अभी बता रहा था कि सिविल सर्विसेज का जो स्टेट पीसीएस का है, यहाँ ये है कि प्रीलिम्स बिल्कुल फैक्चुअल है और जो इसकी तैयारी में केवल लगा है, प्रीलिम्स की तैयारी में जो लगा हुआ है। तो दिक्कत अब यहाँ ये आती है कि अगर आप प्रीलिम्स की केवल तैयारी कर रहे हैं तो आप एक लूप में फंसे हुए हैं। प्रीलिम्स हो भी रहा है तो मेंस की आपकी तैयारी नहीं है, मेंस प्योर कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, आपको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं आप चीज़ों को, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप मेंस में स्कोर नहीं कर पा रहे तो फिर से आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग गए, फिर से वही सीन आएगा। तो दिक्कत यही है कि यहाँ तैयारी सबसे पहले आपको इस चीज़ को करना है, मेंस और इंटरव्यू। अगर ये दोनों को आप फोकस कर लेते हैं पहले, तो ये जिस भी दिन हो गया ना, आप फाइनली अंदर हो जाएंगे। तो आपकी तैयारी आपको खुद ही समझनी है कि अब मुझे किस दिशा में लेके जानी है, ठीक है। अब पैटर्न की बात करते हैं। आप लोगों को पैटर्न तो पता ही है। चलिए देखिए, प्रीलिम्स 150 मार्क्स का, ठीक है। हिंदी आपका क्वालिफाइंग होता है, केवल आपको इसकी क्वालिफाई करना है 100 मार्क्स का। और उसके बाद 2 जीएस पेपर, एक
ऑप्शनल। ये देखिए, अब आप खुद ही बताइए ये कितना, 150 मार्क्स का, ये कितने का, 100, ये 300, ये भी 300, ये 300 और ये 120 का टोटल। चलिए ये आपको पता है। अब ये हमको बताइए कि सेलेक्ट कितने में हो रहा है, कट ऑफ क्या जा रही है। देखिए आपको अगर टॉप 50 में रहना है तो आपको एनी हाउ 560 प्लस रखना होगा अपने आप को। वो टॉपर का है, मैं आपको टॉप 50 में कह रहा हूं। अगर आना है तो आपको 560 570 मिनिमम टारगेट करना है, ठीक है। और 560 570 टारगेट करने के लिए अगर हम मान लेते हैं आपको इंटरव्यू में 70-80 नंबर आते हैं, 70 to 80, ठीक है, तो आपको एनी हाउ इस 900 में 490 या 400 या 500 तक आपको लेते हैं, इतना आपको रखना पड़ेगा। 900 में 490 से 500 नंबर आपको यहाँ आपको चाहिए, जिसमें आपको ऑप्शनल अच्छा स्कोर देगा। अगर आप यहाँ मेहनत करते हैं तो आपको यहाँ स्कोरिंग पेपर है, जीएस पेपर 1 बहुत ही बेहतरीन पेपर, स्कोरिंग पेपर है। 170 के आसपास आपको यहाँ 170 175 तक आपको आराम से आ सकता है अगर आप स्टैट्स को अच्छे से कवर करके जाते हैं तो। इसमें कौन कौन सा पेपर है पेपर 1 में, जरा बताइए। हिस्ट्री है, कल्चर है और करंट अफेयर्स है, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स है। ये सब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। और सेकंड पेपर में क्या क्या है, और एनवायरमेंट, साइंस टेक है, ठीक है। तो ये दोनों पेपर, ये पेपर जो है आपका जो जीएस पेपर 2 है जिसमें पॉलिटी का सेगमेंट होगा वो मैं देखूंगा, ठीक है। और वो पॉलिटी जो आप कंप्लीट करेंगे तो ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, पेपर 1 के करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई पेपर होंगे उसमें भी हेल्प करेगा वो, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए सिलेबस, देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है हमारा बीपीएससी, जो देख करके लगेगा आपको। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी प्रीलिम्स का ये सिलेबस है, और मेंस में देखिए आपको केवल इतना दिया हुआ है, द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। बस इससे ज़्यादा आपका कोई गाइडेंस नहीं है। अब आप इसी में से सारा कुछ समझ लीजिए। ये इतना वेग है, इतना देखने के बाद तो आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, एक ही लाइन का तो सिलेबस। लेकिन मैंने कहा ना, जो छोटा है वही सबसे ज़्यादा रुलाता है, क्योंकि उसका आप कोई और छोड़ नहीं है, वो अपने तरीके से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि इंडियन पॉलिटी में फिर सब कुछ आ जाता है, पॉलिटी भी आ जाती है, राज व्यवस्था, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है। आपको उसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको होलिस्टिक वे में पढ़ने के लिए ये देखिए, ये आपका सिलेबस है, जो पूरे आप सिलेबस को अगर आप समराइज करेंगे तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इतने टॉपिक्स को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो विश्वास मानिए आपका एक भी चीज छूटेगा नहीं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी होगी कि आप किसी से भी बात करेंगे, आप कोई भी आंसर करेंगे तो वो एक रेलिवेंट आंसर होगा और मार्क्स आपको अच्छे आएंगे। तो अब हर एक को हम बस जल्दी जल्दी एक समझ लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए ये देखिए, जो पहला टॉपिक था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, ठीक है। हिस्टोरिकल यानी कि इतिहास में कैसे वो डेवलप हुआ, कैसे कैसे हम लोग का बेस कैसे बना, क्योंकि पहले हम लोग जो राजा के काल में रह रहे थे, मुगल काल के, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसने एक कंक्रीट व्यवस्था दी, और उसके बाद कैसे हम लोग क्रिप्स मिशन से कैबिनेट मिशन तक आए, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हम लोगों ने अपनी एक संविधान सभा बनाकर अपना एक संविधान बनाया, और आज हम रूल ऑफ लॉ पर चल रहे हैं। आज हमारे देश में कोई भी काम हो रहा है तो वो एक कानून के तहत हो रहा है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं, आपको कोई भी पनिशमेंट दिया जाता है तो आपको किसी एक्ट के तहत दिया जाता है, और अगर उस
ऑफेंस के लिए कोई एक्ट नहीं बना है तो आपको कोई सजा भी नहीं दे सकता है। तो वो मेंशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, तभी आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट सोर्सेज देखेंगे जो कि आपको प्रीलिम्स में फिर हेल्प कर जाएगा, यहाँ से फैक्चुअल भी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों ने क्या क्या ऑप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। जैसे आपने सुना भी होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक क्या होता है इस्टेब्लिश प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये दोनों जो होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दोनों हम लोगों ने कहां से लिया है, इस दोनों को, इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे ये हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, और स्पेशली मेंशन वहां क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे इससे 2-3 बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो डायरेक्ट जुड़ता है केशवानंद भारती के केस से। ठीक है, जो 24 अप्रैल 1973 से है। 24 अप्रैल ये क्या क्या चीज, ये और भी एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना जाता है। कौन सा दिवस है ये, पंचायती राज दिवस। ये सब चीज आपको रिलेट करना है एक साथ। अगर कोई भी चीज आए आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं और भी पढ़ा है, और यही चीज आपको क्लिक करवा के आगे निकालती चली जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। जब यूनियन और स्टेट की बात करेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले छोटी सी हम एक डेफिनेशन ही लेते हैं कि स्टेट मतलब आप क्या समझते हैं, राज्य क्या है। एक अमूर्त संकल्पना है। भारत को कोई देख सकता है क्या, भारत को कोई देख सकता है, भारत क्या है मैप पे देख रहे हैं ना, लेकिन क्या भारत आप देख सकते हैं, एक्चुअली में देख सकते हैं, वो तो अमूर्त है, एक अमूर्त संकल्पना है। तो स्टेट के 4 ऑर्गन होते हैं। तो एक अगर स्टेट देखा जाए तो स्टेट के पास क्या क्या होना चाहिए, जो तत्व एलिमेंट्स बोलते हैं, एक होता है ज्योग्राफी होनी चाहिए उसके पास, यानी कि भूभाग होना चाहिए उसका। ठीक है, एक आपका भूभाग होना चाहिए। उसके बाद उस पर पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, और उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा एलिमेंट है कि वो सॉवरेन होना चाहिए, यानी कि अपने टेरिटरी के अंदर जो भी निर्णय लेने में वो सक्षम हो। अपनी टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी काम हो, करना हो उसे, तो वो उस बारे में डिसीजन लेने में वो सक्षम होने चाहिए। ये अगर 4 एलिमेंट किसी देश में है तो वो क्या कहलाएगा, एक स्टेट कहलाएगा। ठीक है, और इसी के बाद हम स्टेट और यूनियन, जो आपका यूनियन है और स्टेट है हमारे देश में। अभी हम बताइए कि करेंटली कितने स्टेट और कितने यूटीज हैं, 28 और 8। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेट कौन सा बना था, कब बना था, 2014 में। बहुत बढ़िया। ये जो 2014 में बना, ये भी देखिए अपने आप नहीं बना, एक्ट के थ्रू बना है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। हर काम जो हमारे देश में होगा वो किसी एक्ट के तहत होगा, किसी रूल के तहत होगा, किसी न किसी सर्कुलर के तहत होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम देखेंगे शेड्यूल 7 को। शेड्यूल 7 में क्या क्या है, भाषा, लिस्ट है। अब लिस्ट बताइए कैसे, लिस्ट का सीक्वेंस क्या है, पढ़ा तो सब है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, लेकिन सीक्वेंस क्या है, पहले यूनियन लिस्ट है, उसके बाद क्या है, कॉन्करेंट है, उसके बाद स्टेट लिस्ट है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है। कितने कितने टॉपिक्स हैं इसमें, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 152। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब बताइए कि रेसिडरी जो है, रेसिडरी पावर होता है, वो इंडिया में किसके पास है, स्टेट के पास है या सेंटर के पास है, रेसिडरी पावर। जो इस तीनों लिस्ट में कहीं नहीं है वो रेसिडरी पावर कहलाता है। तो वो किसके पास है इंडिया में, वो सेंटर गवर्नमेंट के पास है। यही अगर यूनाइटेड स्टेट्स में आप चले जाते हैं तो वहां वो किसके पास है, स्टेट के पास है।
ये आपका कंपैरिजन हो गया, जो आप कंपैरिजन करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपका कंपैरिजन है, ठीक है। और इससे आपकी समझ गहराती है कि हम वहां से क्या क्या चीज लिए हुए हैं और क्या कहां से लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शेड्यूल 11, ये क्या है? पंचायती राज, ठीक है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। इसको कब जोड़ा गया था शेड्यूल 11 को? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सब आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे ध्यान से, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। अब देखिए यूनियन टेरिटरीज की जैसे बात की मैंने, तो छोटा सा एक स्टेप खाली लेते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है? आर्यावर्त है, भारत है, हिंदुस्तान है, क्या है? इंडिया है, क्या नाम है? केवल इंडिया है, केवल भारत है, क्या नाम है? भारत। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप पॉलिटी पढ़ने आइए, ठीक है, एक काम, बस छोटा सा काम कीजिए, एक बेयर एक्ट खरीद लीजिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बेयर एक्ट जो होता है वो आप खरीद लीजिएगा। लक्ष्मीकांत अपनी जगह है, वो भी रखिए, लेकिन इसको जरूर खरीदिए, एक बेयर एक्ट, मतलब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन आप खरीदिए। बाइलिंगुअल जो होती है, हिंदी इंग्लिश, आप दोनों चाहे तो खरीद लीजिए, या केवल इंग्लिश भी खरीद सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए पार्ट 1 में है मेंशन, ठीक है। अब ये देखिए द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से 1 to 4 तक, ठीक है। आप लोग को बहुत जानकारी है पहले से। देखिए इसमें खुद ही पहले आर्टिकल में मेंशन किया गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां कैच क्या क्या है? दो नाम एक देश का क्यों रखा गया? पहला क्यों रखा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब में डिबेट इस पर बहुत ज्यादा हुई कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, कोई आर्यावर्त, कोई हिंदुस्तान होना चाहिए, तो इंडिया दैट इज भारत फिर क्यों रखा गया? इसके पीछे रीजन दिया गया कि यूनाइटेड नेशंस से लेकर के जितने भी ब्रिटिश काल में ट्रीटीज हुए या फिर जितने भी संबंध बायलैटरल बनाए गए अदर कंट्रीज के साथ, वो इंडिया के नाम से ऑलरेडी बनाए जा चुके थे। तो उसको मेंटेन रखने के लिए कि जो ऑलरेडी बना हुआ है, जो चला हुआ है, जिस नाम से हम लोग पहले से रिकॉग्नाइज्ड है, उसको हटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने कल्चर को भी नहीं डिमीन करना है। तो इंडिया दैट इज भारत दोनों ही नाम को रखा जाना चाहिए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है, हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब आप ये सोचिए कि सेंटर और स्टेट के बेसिस पे शासन के 3 प्रकार हो सकते हैं। कन्फेडरेशन हो सकता है, एक होता है फेडरेशन हो सकता है, और एक होता है यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब होता है कि ऐसा संघ जिसमें कि राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। यानी कि राज्य को हम विनाश कर सकते हैं, राज्य डिस्ट्रक्टेबल होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है, ठीक है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब ये क्यों रखा गया? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि हम डायरेक्ट फेडरेशन क्यों नहीं बोले अपने देश को, इंडिया को फेडरेशन क्यों नहीं बोला गया? जब हम फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं, नीति आयोग को बनाकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम लोग प्रमोट करने की बात करते हैं, तो आखिर ये क्यों मेंशन किया गया यूनियन ऑफ स्टेट है? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, हम लोग इसको भी आगे चल के अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद 11th शेड्यूल जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए, ये सब्जेक्ट्स जो हैं, क्वेश्चन यहीं से तो बन रहे हैं। अभी आपको रिसेंटली जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कि वो कहाँ से पूछा गया था? इसी से तो पूछा गया था। देखिए, एक रूरल स्पोर्ट्स था ना,
जो इस बार के पेपर में पूछा गया है, जो अभी जो कैंसिल हुआ है पेपर, इसमें पूछा गया था कि आर्टिकल 243G में जो पंचायत को जो दिया गया है पावर, उसके अंदर इन 4 में से कौन सा नहीं है, जिसमें एक रूरल स्पोर्ट्स आपका एक ऑप्शन था और वही गलत होता। बाद बाकी इस 29 को आपको एक बार आंख से देखना है, केवल देखना है, हर दिन देखना है सही से। अगर आप देखते हैं इन चीज़ों को, लगातार देखते हैं कि लाइब्रेरीज भी है, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स है, बस आप एक बार देखिए, पढ़िए, आप ऑटोमेटिकली वो एग्जाम हॉल में क्लिक कर जाएगा कि क्या मैंने पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा था। वहां से आपको एलिमिनेशन में इजी होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, अब देखने की आदत डालनी है। अब कुछ भी हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन खरीद के उसको देखने का आदत डालिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो सिलेबस का ही पोर्शन है, जहां से पूछा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। ऑर्गन ऑफ स्टेट क्या क्या होते हैं बताइए। स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, क्या क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? विधायिका नियम बनाना, जो MP MLAs संसद भवन में या फिर अपने विधानमंडल में बैठकर नियम बनाते हैं, उस नियम को एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। और अगर कोई विवाद होता है उस नियम से रिलेटेड, कोई कानून से रिलेटेड, तो उसे सॉल्व कौन करता है? जुडिशरी। अब इस तीनों ऑर्गन को हमको अपने यूनियन के स्केल पे भी पढ़ना है और स्टेट के भी लेवल पे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम बिहार स्पेसिफिक भी हैं। तो यहाँ पे भी देखना होगा कि इन तीनों ऑर्गन में कैसे ये सब काम कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है किस तरीके से, इसके पास क्या क्या पावर है, अगर ये पढ़ते हैं तो गवर्नर के पावर्स को भी देखना है और बिहार के रेस्पेक्ट में देखना है कि गवर्नर किस तरीके से अपने पावर को यूज कर रहे हैं, कि कहीं तो अपने गवर्नर अपने पावर्स को मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। गवर्नर को कहा जाता है कि ये केंद्र का एजेंट होता है। ये पेपर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ये सच है? राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कह दिया जाता है, आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये सही है या गलत है, ठीक है। इन चीज़ों को देखना है आगे चल के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। उसके बाद लोकपाल लोकायुक्त इस बार पूछा गया था। जब आप एक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, जो कि क्यों लाया गया था लोकपाल लोकायुक्त, 2013 में ये एक्ट लाया गया था। और 2013 में जब ये एक्ट लाया गया, इसके पीछे का बैकग्राउंड था अन्ना हजारे का मूवमेंट, ठीक है। तो आपको हर चीज़ों को रिलेट करना है, चीज़ों को, ठीक है। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते हैं तो लेजिस्लेचर के बारे में आप सारा आर्टिकल और पार्ट्स पढ़ते हैं। हर पार्ट को आप देखेंगे, पार्ट 5 में क्या लिखा है, 6 में क्या है, सेशंस कैसे होते हैं, मानसून सत्र, आप ये सब जो देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट कैसे है, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, जो आपको प्रीलिम्स में भी दिखते हैं और वो मेंस में भी दिखते हैं, ठीक है। और मेंस में जब आप वो दिखेगा तो वो आपके डेप्थ को दिखेगा, जहाँ आप इन सब चीज़ों को जो आप पढ़ते हैं वहाँ एक समराइज्ड वे में आप उसको आंसर करते हैं, जो कि आपकी गुणवत्ता को बढ़ाता है आंसर की, और वही आपको मार्क्स ज़्यादा फेच करता है। और जब आपको मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद का देखिए कमिटीज़, इतने सारे कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, कंसल्टेटिव कमिटीज़। इस बार भी तो पेपर में पूछा गया है कमिटीज़ के बारे में। सबऑर्डिनेट कमेटी लेजिस्लेशन के बारे में पूछा गया था। चलिए, बजट के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। बिहार के बारे में आपको पढ़ना है कि नंबर ऑफ सीट्स कहाँ कहाँ कितने दिए गए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी चूँकि टाइम की बहुत स्कार्सिटी है, ठीक है, इसीलिए इसको जल्दी रैप करते हैं। चलिए, जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? जुडिशरी का स्ट्रक्चर हमारे देश में यूनिटरी है, ठीक है। बाद बाकी लेजिस्लेचर फेडरल स्ट्रक्चर पे है, एग्जीक्यूटिव भी फेडरल स्ट्रक्चर पे है, लेकिन ये यूनिटरी है। चलिए,
इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से उसकी मशीनरी काम करती है, बूथ लेवल, उसके बाद फिर ये ERO, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद CEO, फिर इलेक्शन कमीशन। इस तरीके से ये हायरार्की है। अभी ED बहुत चर्चा में है, इससे भी क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा आप ये चीज़ देखिए कि ED जो है, इसको देख करके आप समझ रहे हैं, ये ED का एक मेन वेबसाइट है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपके पास। अगर आप इसको गौर से देखिए, केवल 1 सेकेंड में गौर से देखिए, हम इससे यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। 1 मिनट का आपको समय दिया हुआ है, इसको देख लीजिए सही से। यहीं से आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, देख लिया, कीवर्ड देख लिया। PMLA को देखता है, PMLA एक्ट के थ्रू जो भी प्रोसीजर है उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, इसके जो कानून है, जो भी इसमें क्राइम्स को डिफाइन किया गया है, उसको ये देखता है, प्रवर्तन करता है। उसके बाद फेमा एक्ट, फेरा एक्ट, FEOA एक्ट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ देगा। ED के बारे में बताइए कौन सा सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पता ही नहीं चला। देखिए यही होता है, पढ़ा हुआ होता है, 2 पॉइंट पढ़ा हुआ रहेगा, तीसरा पॉइंट पता ही नहीं है। तो जब भी आप कोई चीज़ देखें तो ये आपके क्यूरियोसिटी को दिखाता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सुन रहे हैं लगातार, तो आप उसके बारे में कितना जानकारी इकट्ठा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं है। ये एक एजेंसी है, किसके अंडर में है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है? नहीं है। वही यहाँ अभी आपने पीछे देखा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए क्वेश्चन यहाँ से मैंने बना दिया, लोग यहाँ पढ़ रहे थे, मैंने क्वेश्चन वहां से बना दिया। हाँ, यही बोलते हैं, ये तरीका होता है। फिर चलिए फिर, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी को, ठीक है, तैयारी आपको इसी तरीके से कवर करनी है। जितनी भी तैयारी आपकी रहेगी, ये आपके एक सीक्वेंस में चलेगी। आपको सबसे पहले इंटरव्यू और मेंस को साथ लेना है। इंटरव्यू मतलब इनर व्यू, आपके अंदर का व्यू, आपका क्या है, सोच क्या है, उसको साथ लेके चलना है। मेंस के आंसर राइटिंग को हमेशा फोकस करना है, और इसके साथ साथ लगातार आपको प्रीलिम्स को फोकस करना है। ठीक है, और जब आपका ये प्रोसेस आपका सही है तो ऑब्वियस सी बात है, सिलेक्शन भी आपका आज नहीं कल हो ही जाता है। ठीक है, इतना ही है। चलिए, थैंक यू।